चालाक बीवी। श्याम और राधा रायगढ़ गांव में रहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी न किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहां आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना, और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ हैं? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं, जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती, बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूं, तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है।
अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है, लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अब मेरी ही वजह से कोई यहां खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से श्याम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए। कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है, और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है। भुलक्कड़ बहू। कल ये तेरी बीवी फोन सब्जी की दुकान में भुलाई। वो तो भला है कि पहले भी 5 बार भूल चुकी है, तो लोगों को पता है कि ये मोबाइल तेरी बीवी का ही है। अरे तो कौन सा आईफोन है जो लोग दबा लेंगे? 2 कौड़ी का फोन है, न लाइट चलती है न आवाज आती है, बस नाम का फोन है ये, नाम का। अरे नाम के फोन पर तो घंटों पंचायत करती है, न जाने क्या काम होता है। अरे कौन से शहर बाजार में तू काम करती है? बहू सास से जीत तो सकती नहीं थी, वहीं से चली जाती है, लेकिन हाँ, भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है। सुनो, नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो जरा ये शर्ट प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? अरे हाँ पता है, हर बात पर सिखाया मत कीजिए। इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य ज्ञान की क्लास ही चलती रहती है, हर वक्त परेशान करके रख दिया है। पति नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पति की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है, कोई गरीब साधु को रोटी दे दे। अरे बाबा भूखा खड़ा है तेरा द्वार देवी, बाबा को भिक्षा देकर पुण्य कमा ले देवी। ओहो, ये तो पुण्य की बात है कि बाबा दरवाजे खड़ा है। अब इसकी आवाज सासू माँ को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं और ये कमरे में हल्के से बात कर ले तो क्या, अरे घूसी चली आती है। चलो पहले बाबा को ही रोटी दे देती हूँ। अब क्या था, रिंग की जाती है बाबा को रोटी देने, लेकिन पीछे छोड़ जाती है पति की शर्ट के ऊपर प्रेस, वो भी गर्मा गर्म। अरे बाबा रोटी तो ले लो, बस ये बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी। ससुराल में हालात टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गए हैं, कभी कोई इधर फेंकता है तो कभी कोई उधर फेंकता है, कोई इधर मारकर उधर फेंक देता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदत कैसे ठीक होगी। कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा। बाबा घर के अंदर देखते हैं तो 1 घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है। याद है ना, गजनी फिल्म जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है और वो हर बात को लिख कर याद रखता है। अरे बेटे, हम बाबा हैं, हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास। तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद टेलीविजन के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो ना देख लेना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अलग निरंजन, निकालो खाना, सलाह देने की दक्षिणा भी। अरे बाबा, जीवन से ये वाली समस्या खत्म हो जाए तो समझिए मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तभी अंदर से पति के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अरे क्या मजाक बना रखा है तुमने? ये क्या है, पूरी शर्ट जला दी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी भूलने की आदत से। हे भगवान, ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है। बाबा, लग रहा है कि कोई कांड हो गया है अंदर मुझसे। अच्छा, मैं ना 1 घंटे बाद बैठ जाऊंगी फिल्म देखने, विदा लीजिए अब तो आप। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सामने पति खड़ा होता है फटी शर्ट पहनकर।
माफ करिए, वो पापा आ गए थे दक्षिणा के लिए। अब कर्म और धर्म का लेखा जोखा भी तो संभालना है ना जीवन में, तभी तो चली गई थी उन्हें रोटी देने। वैसे खुशी की बात है, बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद टीवी देखना, और टीवी देखते ही मेरी ये बीमारी का निजात निकल जाएगा। हाँ हाँ, और जो नुकसान हो गया है यहाँ, वो क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे? देखिए प्लीज, शर्ट बदल लीजिए ना। नहीं, आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलक्कड़ बीवी के साथ निभा रहा हूँ मैं। शुक्र मानो कि छोड़ा नहीं है तुमको। पति की ये बात तो अब रिंकी के तन बदन में लग जाती है। वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भुलक्कड़पन की बीमारी को खत्म करेगी। फिर क्या था, पति तो फटी शर्ट पहनकर चला जाता है, और 1 घंटे बाद बहू कमरे में सो रही होती है कि सास आ जाती है। अरे भुलक्कड़, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। जा, तेरा बाबा बोल रहा था ना 1 घंटे बाद टीवी देखना, तो जा देख, क्या पता कुछ सुधार हो जाए। बहू टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था। उत्तरी, वाह, ये तो सच में बड़ा सही आइडिया है। इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी। वो टीवी बंद करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे तेरी बुआ सास आ रही है, खाना बना लेना उसके लिए भी। जी माँ जी, बिल्कुल बना लूंगी। और सुन, वो कल वाला जो आटा बचा था ना, उसकी 2 रोटी बुआ सास के लिए बना देना। आटा पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। बहू फटाफट रोटी बनाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनानी थी। वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पेन से लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए। अरे क्या बन रहा है खाने में? भाभी, आपकी बहू की क्या हाल है? भूलने की बीमारी कम हुई या ऐसे ही तबाही मचा रखी है? अरे क्या बताए, अब आज किसी बाबा से उपाय पता किया है, देखो जरा। भाभी, आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहू। हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं। तभी वहाँ बहू आ जाती है। हाँ, तभी तो मैं इनकी बहू हूँ, आपकी नहीं। वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है। अब क्या था, बुआ सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है। बहू, याद तो होगा नहीं जो बोला था? याद करो, बुआ के लिए कौन सी रोटी बनानी है, कहा था ना मैंने। जी, सब याद है, सब कुछ, ये लीजिए। लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो, क्यों? बहू को लगता है कि बुआ सास तारीफ कर रही है। अब क्या करे, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना रोज रोज ताने बोलियां खा खा कर तो मैं परेशान हो गई थी। तो क्या कहा तेरी सास ने? बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए? बाबा, अरे हाय, कैसी बात कर रही हो ननद रानी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? वैसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलक्कड़ बहू ने ये लिखा है। बहू सबके सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है, बुआ सास की रोटी बासी आटे की।